Hello everyone, guys. Welcome to MB Pathshala. So, guys, today's topic is very relevant to the preparation that you're doing right now. The topic is how to analyze a CAT RC. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर कि अभी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग मॉक्स एंड वन क्वेश्चन दैट क्रॉसेज योर माइंड वेरी ऑफन इज कि मॉक दे दिया, अभी मॉक का एनालिसिस करना है, वर्बल सेक्शन में आरसी को कैसे एनालाइज करें, है ना? बिकॉज एज इट इज द मैक्सिमम क्वेश्चंस कम फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट शुड बी द राइट टेक्निक? ओके, नाउ व्हेन वी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन and the way you solve a reading comprehension passage, okay, different people have different techniques, different people have different way of looking at it. Okay, so मैं उसमें नहीं जाऊँगा. I would tell you my way of how I would analyze a passage. ठीक है, एक बार मैंने उसको attempt किया और अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत होता है तो मैं उस क्वेश्चन को क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, what are the various things that I would look in a question and how would I go about systematically analyzing it. So first of all प्रोसेस की मैं बात करूंगा and then I will also show you an actual question that I will be solving, analyzing. तो हम देखेंगे उसके अंदर कि किस तरीके से मैंने उस क्वेश्चन को एनालाइज किया. ओके, सो आई होप दिस वुड बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मोस्ट ऑफ यू. सो लेट्स सी. सो गाइस, बिफोर आई गेट ऑन विद द क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट द की स्टेप्स फॉर एनालिसिस. देखो, जब भी आपने मॉक दिया तो मॉक देने के बाद जब आप क्वेश्चंस को देखते हो तो आई बिलीव आपके माइंड में एक तो पर्सपेक्टिव रहता ही है कि सारे क्वेश्चंस तो कोई मॉक में कर नहीं पाता, मतलब वर्बल के अंदर भी नहीं कर पाता, क्वांट में भी नहीं कर पाता. देयर आर लाइक दोज 15-17 क्वेश्चंस दैट आर मैनेजेबल. ठीक है, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको देख के आपको फील आएगा कि इन क्वेश्चंस को तो अगर मैं 6 months 7 months और भी पढ़ लूँ तो भी नहीं हो सकते. लाइक दैट too difficult, that too beyond you, right? So the very first step is that when you start analyzing the mocks, सबसे पहले देखो कि वो 15-17 क्वेश्चंस कौन से थे जिनको आप रियल सिचुएशन में, रियल कैट के पेपर में भी कर पाते. क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपनी एबिलिटीज का पता होता है. अगर कोई बहुत सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो हमें पता है कि इसको मैं कितना भी प्रैक्टिस कर लूँ ये नहीं होना. ठीक है, सो सबसे पहला जब मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया तो मैंने पूरे 24 क्वेश्चंस देखे एंड आई ट्राई टू सी कि ऐसा कोई मैनेजेबल क्वेश्चन तो नहीं है जो शायद मैंने छोड़ दिया. एंड देन आई कीप अ नोट ऑफ ऑल दोस क्वेश्चंस दैट आई हैव आइडेंटिफाइड कि यार ये मेरे क्वेश्चंस हैं 15-17 क्वेश्चंस जो मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करता. उसमें से शायद मैंने 12 क्वेश्चंस कर भी दिए, लेकिन 6 क्वेश्चंस थे या 5 क्वेश्चंस थे जो शायद मैंने नहीं किए. आई वुड मार्क दोस क्वेश्चंस क्योंकि मैं उनको पहले स्पेसिफिकली टारगेट करूंगा. राइट, ओके, सो identify those 15-17 easily manageable questions. Okay, now I get on to one question and then I start analyzing. ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन उठाया उन 15-17 में से और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने देखा कि यार ये मेरा आंसर रॉन्ग हुआ है. ओके, नाउ ऑब्वियसली आई हैव अ सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन है, वीडियो है, जो भी है, लेकिन मैं आंसर को नहीं देखूंगा. मैं सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ के एक बार वापस से रिफ्लेक्ट करूंगा कि यार इसमें क्या हो सकता है मैंने गलत किया हो. ओके, आई वुड लाइक टू रीड द लैंग्वेज अगेन. यार क्वेश्चन ऐसा तो नहीं शायद ये पूछ रहा है, अच्छा यार उस टाइम तो शायद मुझे ये लगा था कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है. क्या मैंने एग्जैक्ट पैराग्राफ को आइडेंटिफाई किया था पैसेज में जहां से क्वेश्चन पूछा गया है? कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो शायद मैंने मिस आउट कर दिया? ओके, सो आई वुड लाइक टू लुक एट ऑल द पर्सपेक्टिव्स बिकॉज नाउ आई एम मोर काम, आई एम मोर रिलैक्स्ड. ओके, एंड व्हेन यू आर काम एंड रिलैक्स्ड, ओके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, like you start looking at different angles, different perspectives. प्रेशर की सिचुएशन में कई बार वो चीज़ें हमें उस टाइम नहीं दिखी होती. तो बहुत बार क्या होगा कि जब आप उस क्वेश्चन को वापस से एक कूल माइंड से करोगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सॉल्व हो गया तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको समझ में आ गया कि गलती क्या थी. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? ओके, एंड इफ द क्वेश्चन हैड सम learning experience, some important aspect that you did not notice in the first reading and now you noted it, okay, it's a good idea to keep a record. ठीक है, तो एक कॉपी आपने जो भी मेंटेन की है वर्बल के लिए उसमें आप उसकी एंट्री कर सकते हो कि ओके दिस इज समथिंग न्यू दैट आई डिड नॉट नो और मे बी आई डिड नॉट रिफ्लेक्ट व्हेन आई गेव द पेपर. ओके, बट अभी मुझे समझ में आ रहा है, राइट? ओके, लेट अस से यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ठीक है,
नाउ लुक फॉर सॉल्यूशन। अब जब आपके क्वेश्चन के ना कर पाने के कारण आपने सॉल्यूशन को देखा, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो अंडरस्टूड है कि उस क्वेश्चन का जो लॉजिक है उसको आपका माइंड डिकोड नहीं कर पाया। नाउ यू आर फोर्स टू लुक एट द सॉल्यूशन एंड मे बी जिस तरीके से उस क्वेश्चन का लॉजिक बन रहा है वो आपके करंट पैराडाइम या करंट थॉट पैटर्न में वो फिट नहीं होता। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इज दिस क्वेश्चन रिक्वायरिंग सम डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस। हो सकता है कि जो स्टेटमेंट जहां से आंसर आ रहा था उसका मीनिंग आपने कुछ और समझा, लेकिन शायद आंसर के हिसाब से कुछ और है, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कुछ और है। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि उस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा सीखने वाली चीज है, यू कैन ऑलवेज लाइक है ना स्पेंड सम टाइम विद दैट क्वेश्चन एंड जस्ट ट्राई टू कंटेम्पलेट, सोच विचार करना, सो दैट दैट पार्ट स्टेज विद यू। ऐसा नहीं हो कि भाई आपने उसको बहुत जल्दी जल्दी करके एकदम से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर गए तो उसका रिटेंशन ही नहीं हो पाया, तो फिर कोई सेंस नहीं है ना, बिकॉज इतना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। इफ यू थिंक देर इज समथिंग दैट यू नीड टू राइट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन। इफ देर इज अ न्यू वर्ड दैट यू हैव लर्न, यू कैन नोट डाउन दैट वर्ड। इफ देर इज अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, कोई नया लॉजिक है, कोई सीआर का कोई एस्पेक्ट है, ठीक है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। या उस क्वेश्चन को आप 2-3 बार रिफ्लेक्ट करोगे ना, तो like it would ensure that you do not forget whatever the learning in that question is, right? Okay, so if yes there is some new thought process, okay, contemplate and make a note. Repeat the process with all 15-17 questions जो हमने स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई किए थे जो easily manageable है। जब आपके easily manageable question हो गए, now delve into the difficult ones। ठीक है, difficult से हालांकि difficult word subjective है, but mostly हर स्टूडेंट को 15 से 17 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो वो कर सकता है थोड़ी बहुत एफर्ट लगा के, लेकिन आपको हमेशा वो 5 या 6 क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं जो डिफिकल्ट होते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। एक बार वो नॉर्मल क्वेश्चंस 15-17 इजीली मैनेजेबल क्वेश्चंस आपने कर लिए, नाउ गेट इनटू द डिफिकल्ट वंस। व्हेन यू गेट इनटू द डिफिकल्ट वंस, डोंट फील द प्रेशर और कंपल्शन टू डू ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, देखो एक बार कितने कर सकते हो, 3-4 समझ में आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 समझ में आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यू कैन ऑलवेज लीव द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड अगेन कम बैक मे बी इन द फ्यूचर इफ यू गेट टाइम, क्योंकि प्रायोरिटी में वो सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चंस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि आपको पता है कि उन क्वेश्चंस को आप तभी करते अगर ऑब्वियसली आपने 15-17 का जो वो एक फिगर है वो आपने पहले अचीव कर लिया होता है ना, लाइक तो यस यू नो दैट दे आर नॉट टॉप प्रायोरिटी, तो जितना भी उसमें कर पा रहे हो उतना बहुत है। ठीक है, इफ देर आर सम क्वेश्चंस दैट यू कैन नॉट मैनेज, डोंट बी अंडर द कंपल्शन ऑफ डूइंग एवरीथिंग। ठीक है, लीव दोस क्वेश्चंस, ठीक है, साइड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड देन वंस यू आर डन विद द मॉक, आस्क योरसेल्फ दैट इफ देयर इज अ पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स। ये पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स आपको ना कुछ मॉक्स के बाद में नजर आएगा कि कुछ सीआर मेरी वीक चल रही है क्या, इन्फ्रेंस में नहीं निकाल पाता, इस क्वेश्चन में मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो कैप का कुछ एस्पेक्ट था जो शायद मैं नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ, या कोई ऐसा फ्रेज है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको अक्सर पढ़ के मैं कंफ्यूज जाता हूँ। सो लाइक यू आर एबल टू मेक आउट दैट पैटर्न। ओके, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन टारगेट दैट पैटर्न। हो सकता है कोई पैसेज का ऐसा जॉनरा हो जो जनरली आपका वीक चल रहा हो, है ना, लाइक एंड देन यू कैन मे बी ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट जॉनरा, राइट। ओके, चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो गाइज यू हैव दिस पैसेज, ठीक है, अच्छा, this is taken from an actual good level passage. So what I've done is to make the thing simple and to explain how the analysis has to be done. मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चन को और क्वेश्चन जिस पैराग्राफ में से पूछा गया है उस पैराग्राफ को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है उस बिगर पैसेज में से, so that I can show you how the analysis has to be done, right? अब ये क्वेश्चन है और ये एक पैराग्राफ है, तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन में देखूंगा कि मैंने कौन सा आंसर मार्क किया था, and then again I will go back to the passage and then again I would reflect on the options, right? And last में हम देखेंगे कि कुछ learning वाली चीज है क्या इसमें। So देखो क्वेश्चन क्या था, what can be inferred regarding the role of spectators in sports। अब जब मैंने क्वेश्चन किया होगा तो मैं ऑब्वियसली गया हूँ पैसेज पे और मैंने देखा होगा कि स्पेक्टेटर्स की कहाँ बात हो रही है, ठीक है, और स्पेक्टेटर्स के कंटेक्स्ट में मैं क्या इन्फर कर सकता हूँ। व्हाट इज इन्फरेंस? इन्फरेंस इज समथिंग दैट इज नॉट डायरेक्टली गिवन टू यू, बट using logic you can calculate it from the factual
pieces of information that have been provided. Okay, so जो मेरे को information provided है उसमें से मैं उसको indirectly इन्फर कर सकता हूँ, मैं उसको लॉजिकली कैलकुलेट कर सकता हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि स्पेक्टेटर्स के रोल के बारे में व्हाट यू कैन इन्फर in context of sports. Okay, what can be inferred regarding the role of spectators in sports? And I have taken this paragraph of spectators, right? 4 options are given. ठीक है, so let us say मैंने ऑप्शन मार्क किया था बी, ठीक है, और बी गलत हो गया. तो अब मैं देखूंगा कि बी ऑप्शन क्यों गलत हो गया और बी ऑप्शन के अलावा दूसरा ऑप्शन जो सही होना चाहिए था वो सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए था. अभी मैंने आंसर देखा नहीं है, आंसर एज इन जब मैं एनालाइज कर रहा हूं तो मैंने लाइक आई हैव नॉट सीन द करेक्ट आंसर, बट आई नो दैट the answer that I marked is wrong. Okay, so let's see. But as soon as the question of prestige arises, prestige का मीनिंग जानते हो, रिस्पेक्ट, इज्जत, रेपुटेशन. जैसे ही प्रेस्टीज का सवाल आता है, as soon as you feel that you and some larger unit will be disgraced का मतलब बेइज्जती हो जाना. If you lose, अगर आप लूज करते हो तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी. क्वेश्चन आ गया है इज्जत का, प्रेस्टीज का. तो जब भी आपको ये लगने लग जाए कि आप एक बड़े लार्जर यूनिट का पार्ट हो और अगर आपने ये मैच लूज किया तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी. द मोस्ट सेवेज कॉम्बैटिव इंस्टिंक्ट्स आर आउट. कॉम्बैटिव मतलब लड़ाई, ठीक है. सैवेज का मतलब होता है जस्ट लाइक अ पर्सन यू सी इन अ जंगल. ओके, सैवेज इज लाइक पीपल हु डोंट हैव लाइक सिविल मैनर्स और सिविक मैनर्स. ठीक है, तो जैसे ही आपको ये रियलाइज होता है कि अगर आप हारे तो जिस बड़ी यूनिट को आप रिप्रेजेंट करते हो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, तो आपके अंदर जो एक कॉम्बैटिव इंस्टिंक्ट होती है, लड़ाई वाली इंस्टिंक्ट होती है, वो अराउज हो जाती है. तो अभी आप रिलेट कर सकते हो कि जो स्पेक्टेटर्स वगैरह होते हैं जनरली अपने कंट्री को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेटली सपोर्ट करते हैं, तो उनको लगता है कि टीम हारने लग गई तो कहीं ना कहीं पे वही दैट कॉम्बैटिव, दैट फाइटिंग स्पिरिट गेट्स एक्टिवेटेड. Anyone who has played even in school football match knows this. At the international level, sport is frankly mimic warfare. Now, this is an interesting statement. International level पे sports अपने आप में एक warfare की तरह है. Mimic warfare का मतलब warfare को mimic करता है. तो sports international level पे एक छोटी सी war की तरह है. But the significant thing is not the behavior of players, but the attitude of spectators, guys. इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बिहेवियर ऑफ प्लेयर्स नहीं है बल्कि स्पेक्टेटर्स का एटीट्यूड है. तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि जनरली हम सोचेंगे कि प्लेयर्स ही मेन पार्टी होते हैं जो उस मैच में प्ले कर रहे हैं. तो कायदे से ही जो इंस्टिंक्ट्स आनी चाहिए, कॉम्बैटिव इंस्टिंक्ट आनी चाहिए, कॉम्पिटिशन का फीलिंग आना चाहिए. अगर आप हार गए तो आपकी बेइज्जती होगी, ये वाली फीलिंग जो है ये प्लेयर्स में होने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं हमें. लेकिन यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि ये जो इंस्टिंक्ट है ना, दैट इज मोर कनेक्टेड टू द स्पेक्टेटर्स रादर देन बिहेवियर ऑफ प्लेयर्स. ओके, सो दैट्स इंटरेस्टिंग. आगे चलते हैं. एंड बिहाइंड स्पेक्टेटर्स ऑफ द नेशंस हु वर्क देमसेल्व्स इनटू फ्यूरीज ओवर दीज एब्सर्ड कॉन्टेस्ट. नाउ गाइस लुक एट दिस. Behind the spectators of the nations who work themselves into furies over the absurd contest. Absurd contest कौन सी? Absurd contest ये वही contest है जो दो पार्टियां या दो टीम्स आपस में प्ले कर रही हैं. सो स्पेक्टेटर्स के पीछे क्या है? कंट्रीज हैं, ठीक है. और स्पेक्टेटर्स सोचते हैं कि हम इस लार्जर यूनिट यानी कि कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर हम हार गए तो कहीं ना कहीं पे हमारे कंट्री की बेइज्जती हो जाएगी. एंड थिंकिंग दैट द स्पेक्टेटर्स they work themselves into furies. They get angry over these senseless contests, which is actually true. तो अगर आप देखोगे तो क्रिकेट मैच में कंसिडर कर सकते हो आप, पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच होता है तो जनरली क्या होता है? अब वैसे सोचा जाए तो मैच तो क्या है, क्रिकेट मैच ही तो है. हार्डली मैटर्स, इट्स जस्ट अ मैच, इट्स जस्ट अ कंटेस्ट, राइट. बट पीपल स्पेसिफिकली द स्पेक्टेटर्स, देखने वाले, उस चीज़ को कितना सीरियसली ले लेते हैं, एज इफ कि वो मैच दो कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. एंड दे गेट फ्यूरियस, दे गेट एंग्री व्हेन द टीम स्टार्ट्स लूजिंग. ओके, एंड सीरियसली बिलीव एट एनी रेट फॉर शॉर्ट पीरियड्स दैट रनिंग, जंपिंग एंड किकिंग अ बॉल आर टेस्ट ऑफ नेशनल वर्च्यू. सो इंटरेस्टिंग. उनको लगता है कि सिर्फ गेम में रनिंग जंपिंग ये प्लेयर्स कर रहे हैं, ठीक है. रनिंग जंपिंग किकिंग अ बॉल आर टेस्ट ऑफ नेशनल वर्च्यू. ओके, when you believe that it's a test of national virtue, that means कि आप ये मान के चल रहे हो कि जो प्लेयर्स हैं जो ये प्ले कर रहे हैं वो अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो लार्जर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो it's a test of national virtue. So if your nation is actually virtuous, it's going to win, right?
people want to see one side on the top and other side humiliated. Very interesting. लोग चाहते हैं कि हमारी साइड तो टॉप पे आए लेकिन दूसरी साइड की बेइज्जती हो. ओके. एंड दे फॉरगेट दैट विक्ट्री गेन थ्रू चीटिंग और थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ क्राउड इज मीनिंगलेस. अब देखो यहाँ पे ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, बड़ी अजीब सी चीज है. अगर चीटिंग का भी यूज करना पड़े और क्राउड खुद इंटरवीन कर दे, ठीक है, और उसकी वजह से विक्ट्री आपको हासिल हो जाए, तो भी जो क्राउड है उसको ये चीज एक्सेप्टेबल है. यहां पे ना इन लोगों ने इस चीज को थोड़ा घुमा के लिखा है. सो लेट मी जस्ट रीड इट आउट. एंड दे फॉरगेट दैट विक्ट्री गेन थ्रू चीटिंग और थ्रू इंटरवेंशन ऑफ द क्राउड इज मीनिंगलेस. अब इसका हिंदी में लिटरली मीनिंग ये हुआ कि जो स्पेक्टेटर्स हैं वो ये भूल जाते हैं कि अगर क्राउड के इंटरवेंशन के थ्रू और चीटिंग के थ्रू विक्ट्री मिल भी जाती है तो वो विक्ट्री मीनिंगलेस है, वो ये भूल जाते हैं. तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि क्राउड के लोग ये भूल जाते हैं कि अगर हम किसी गलत तरीके से विक्ट्री हासिल करते हैं, इंटरवेंशन ऑफ क्राउड हो या चीटिंग हो, तो विक्ट्री मीनिंगलेस है. इसका इन्फर्ड मीनिंग क्या हुआ? इसका इन्फर्ड मीनिंग ये हुआ कि क्राउड के लिए या लोगों के लिए टीम का जीतना इंपॉर्टेंट है. उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो जीत कैसे मिली. ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है. अब अगर आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कि लाइक विक्ट्री थ्रू चीटिंग इज मीनिंगलेस. ठीक है, तो आपको लगे कि हाँ, उनको ऐसा लगता होगा कि विक्ट्री चीटिंग के थ्रू मीनिंगलेस है, लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ पे लिखा है दे फॉरगेट. दे फॉरगेट का मतलब दे डोंट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इवन इफ यू विन विद चीटिंग दैट्स मीनिंगलेस, व्हिच इन्फरेंस वाइज मीन्स द रेडी टू win even if it involves cheating and manipulation. Okay. Even when the spectators don't intervene physically, they try to influence the game by cheering their own side and rattling opposite players. अगर spectators खुद physically जाके players को परेशान नहीं करते तो वो चिल्ला चिल्ला के दूसरी साइड को परेशान करने की कोशिश करते हैं with boos and insults, and obviously that means that the spectators are trying to involve themselves in the process of their team's victory. Maybe this is wrong, but they're like they think that this is something that is allowed, right? They're comfortable doing all these things. Okay, which obviously is not good in a more ethical sense, but crowd ऐसा करती है और हमें पता है कि भाई कई बार होता भी है, देखा भी हमने, है ना. ठीक है. सीरियस स्पोर्ट हैज नथिंग टू डू विथ फेयर प्ले गाइस. अब ये जो रिफ्लेक्शन है ना, सीरियस स्पोर्ट हैज नथिंग टू डू विथ फेयर प्ले, ये ऑथर क्यों बोल रहा है? क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन स्पेक्टेटर्स के कंटेक्स्ट में देखने को मिलती है तो ऐसा लगता है कि सीरियस स्पोर्ट का कोई लेना देना ही नहीं है फेयर प्ले से. ओके, लाइक स्पेक्टेटर्स आर रेडी टू गेट इनटू अनफेयर मींस जस्ट टू विन. It is bound with hatred, jealousy, boastfulness, disregard of rules and sadistic pleasures in winning and witnessing violence. Okay, ये बात हो रही है spectators की, लोगों की. तो people indulge in, people have the feeling of hatred, jealousy, boastfulness का मतलब अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाना. Disregard of rules, cheating भी करने को रेडी रहते हैं. Sadistic pleasures, दूसरा टीम अगर हार रहा है या दूसरे टीम को नुकसान हो रहा है तो उनको उसमें मजा आएगा. ठीक है. एंड ऑब्वियसली दे एंजॉय वायलेंस. ओके, वायलेंस मीन्स कि वो खुद दूसरे टीम को परेशान करने की कोशिश करते हैं और उसमें उनको एक मजा आता है कि यार हमारे परेशान करने की वजह से इनका परफॉर्मेंस खराब हो या ये लोग हारे. ठीक है. सो लाइक दे हैव दिस सैडिस्टिक प्लेजर, राइट. व्हाट कैन बी इन्फर्ड रिगार्डिंग द रोल ऑफ स्पेक्टेटर्स इन स्पोर्ट्स? ठीक है. अब लेट्स से मैंने ना बी ऑप्शन मार्क किया था क्योंकि जल्दी जल्दी में अगर मैं इस पैसेज को पढ़ूंगा तो हो सकता है कि बी ऑप्शन मुझे सही लगे, है ना. लुक एट द बी ऑप्शन गाइस. स्पेक्टेटर्स डिसरिगार्ड ऑल रूल्स ऑफ कंडक्ट इफ देयर टीम इज डिफीटेड इन अ नेशनल इवेंट, राइट. देखो यहां पे ये तो लिखा है कि स्पेक्टेटर्स डिसरिगार्ड रूल्स ऑफ कंडक्ट. ठीक है, रूल्स ऑफ कंडक्ट को वो नहीं मानते क्योंकि जितनी भी चीजें कर रहे हैं स्पेक्टेटर्स वो सारे ऑब्वियसली रूल्स के अगेंस्ट है. लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे लिखा है ऑल. ऑल का मतलब एक्सट्रीम ऑप्शन है. और यहाँ एक चीज और लिखी है, इफ देयर टीम इज डिफीटेड इन अ नेशनल इवेंट. अब एक चीज बताना मेरे को, पैसेज को आपने पढ़ा तो क्या स्पेक्टेटर्स तभी रूल्स ऑफ कंडक्ट को डिसरिगार्ड करते हैं जब उनकी टीम हार जाती है? क्योंकि इस डिफीटेड का मतलब हार गई. ठीक है. या फिर पैसेज में आपने ये बताया ही नहीं कि डिसरिगार्ड ऑफ रूल्स स्पेक्टेटर्स या पीपल कब करते हैं? ठीक है, क्योंकि
जो हम पढ़ पा रहे हैं उसके हिसाब से, तो इन जनरल spectators have a tendency to disregard rules, right? So mentioning this, the team is defeated in the national event, तभी ये disregard करते हैं। तो ये जो information है गाइस, ये वाली information जो है ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन है, विच इज रॉन्ग। तो जब मैंने नेक्स्ट टाइम इसको रीड किया तो मैंने ध्यान से इसको समझा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि बी ऑप्शन जो मैंने मार्क किया था जल्दी जल्दी में, उसमें गलती है। ठीक है, वन दैट इट सेज ऑल, एंड सेकंड ये तभी होता है जब हमारी टीम हार जाती है, मतलब हारने के बाद होता है। ठीक है, तो पैसेज में तो ऐसा नहीं लिखा कि हारने के बाद ही ऐसा होगा, ये तो इन जनरल लोगों की टेंडेंसी बताई गई है। सो दिस ऑप्शन विच आई इनिशियली मार्क्ड इज रॉन्ग। ठीक है, तो अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो ओरिजिनल ऑप्शन था वो रॉन्ग था, तो रॉन्ग क्यों था। ठीक है, सेकंड रीडिंग के अंदर आई कुड गैदर इट, राइट। फिर मैंने देखा बाकी ऑप्शंस क्या है। द बिहेवियर ऑफ स्पेक्टेटर्स इज द मेन थिंग दैट फ्यूल्स राइवलरी अमंग टीम्स। अब ये कहना कि स्पेक्टेटर्स का बिहेवियर ही वो मेन चीज होता है जिसकी वजह से दोनों टीम्स के बीच में दुश्मनी या राइवलरी वाली फीलिंग आती है, तो मेरे को एक चीज तो समझ में आ रही है कि स्पेक्टेटर्स जो हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो अपने कंट्री को जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको लेके बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं, एक्सट्रीम एंड तक चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई ये जो गेम है ये बेसिकली कंट्री का ही रिप्रेजेंटेशन है, राइट, है ना। और अगर हमारी टीम हार गई तो वो हमारी कंट्री की बेइज्जती है। लेकिन ये कहाँ से मैं निकालूं कि स्पेक्टेटर्स का बिहेवियर ही मेन चीज होती है जिसकी वजह से टीमों के बीच में राइवलरी है। ठीक है, इनफैक्ट टीम्स की राइवलरी और बिहेवियर ऑफ स्पेक्टेटर्स का कोई यहाँ पे रिलेशन बताया ही नहीं है। ठीक है, स्पेक्टेटर्स अपनी सोच से काम कर रहे हैं, स्पेक्टेटर्स को जो सही लगता है या स्पेक्टेटर्स का जैसा विचार होता है वो उस हिसाब से काम करते हैं, राइट। उसकी वजह से राइवलरी हो रही है कि नहीं हो रही, वी डोंट नो, राइट। दिस वन इज गॉन। ओके, C option, spectators are not central to the organized sport and cannot affect the game. क्या मैं पैसेज को पढ़ने के बाद ये बोल सकता हूं कि spectators cannot affect the game? We don't know. यार अगर spectators प्लेयर्स को परेशान करेंगे तो हो सकता है कभी अफेक्ट भी कर दें, हो सकता है अफेक्ट नहीं भी कर पाए, उनको कंट्रोल कर लिया जाए। तो पॉइंट इज कि ये अफेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। देखो, स्पेक्टेटर्स अपने लेवल पे अपोजिट टीम को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके परेशान करने से दूसरी टीम परेशान हो रही है? क्या उसकी वजह से वो मैच लूज करेंगे अपोजिट टीम वाले, और वो गेम का रिजल्ट अफेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सो दिस इज बियॉन्ड दी स्कोप गाइस, दिस इज बियॉन्ड दी स्कोप। अब मुझे डी ऑप्शन ही बचा जो आंसर हो सकता है, बट लेट अस से मैंने डी ऑप्शन को पढ़ा लेकिन मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा। कन्विंस क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज डी ऑप्शन को पढ़ के मुझे इस डी ऑप्शन का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। ओके, अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, अब जैसे मैं एक्चुअली इसको एनालाइज कर रहा हूं तो एनालिसिस के टाइम पे हो सकता है मैंने इस क्वेश्चन को आधा खुद सॉल्व कर लिया। अब बाय रूलिंग आउट द ऑप्शंस आई कैन गेट टू द आंसर डी ऑप्शन, बट मेरे अंदर एक क्यूरोसिटी है कि ए बी सी तो रॉन्ग हो गए और मैंने खुद ने निकाल लिए, तो उस हिसाब से लॉजिकली तो डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इंग्लिश में डी ऑप्शन में लिखा क्या है जिसकी वजह से आंसर बन रहा है। Okay, now at this point, I would take the help of the solution. Okay, and I would read the solution. When I read the solution, तो मुझे realize होता है कि D ऑप्शन जो कि आंसर है, जो कि मैंने रूलिंग आउट करके निकाल भी लिया, एंड ऑब्वियसली क्योंकि मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो आई हैव टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द लॉजिक एंड आई हैव टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन माई ओन वीकनेसेस। ओके, सो ये कोई कंटेस्ट नहीं है इस टाइम पे कि भाई मेरे को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन निपटाने हैं। ठीक है, तो इन दैट कंटेक्स्ट आप इसको सोचो। जब मैं अब पढ़ता हूं तो मुझे रियलाइज होता है स्पेक्टेटर्स टेक द डिफीट ऑफ द टीम एज अ पर्सनल एफरंट। एफरंट का मतलब होता है इंसल्ट। ठीक है, तो क्या मैं स्पेक्टेटर्स के बारे में ये बोल सकता हूं कि स्पेक्टेटर्स को ये लगता है कि उनकी टीम की डिफीट उनकी खुद की बेइज्जती के बराबर है? बिल्कुल लगता है। ये चीज लिखी नहीं है, ये चीज इन्फरेंस है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, जो स्पेक्टेटर है वो क्यों इतना परेशान होगा अगर उनकी टीम हार रही है? तो वो इसलिए परेशान है क्योंकि एज अ स्पेक्टेटर उन्हें लग रहा है कि जो टीम है वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो कंटेस्ट है वो एक्चुअली दो कंट्रीज के बीच का एक कंटेस्ट है, और उनको अपने कंट्री को सपोर्ट करना है, तो उनके हिसाब से
अगर उनकी टीम जीतेगी तो वो उनका रिस्पेक्ट है या उनका लाइक उनकी विनिंग है, ठीक है। पर्सनल लेवल पे आप रिलेट करते हो ना, तभी तो आप देखो जो क्रिकेट मैच होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, व्हाई दैट पर्सन इज सो हैप्पी व्हेन इंडिया इज विनिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं पे the winning of their team is connected to their own winning because they consider themselves a part of the larger unit of which both the players as well as themselves they are representative. Okay, so they assume कि अगर टीम लूज करेगी तो कहीं ना कहीं हम भी लूज कर रहे हैं, राइट है ना। और ये चीज जो थी ये इन लोगों ने स्टार्टिंग में क्लियर भी की थी, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज। यू फील एज इफ यूर अ पार्ट ऑफ लार्जर यूनिट, आप सिर्फ एक इंसान नहीं हो, आप एक लार्जर यूनिट अपने कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है। एंड व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट वे देन ऑब्वियसली यू बिकम वेरी कॉम्बैटिव, ठीक है। एंड व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग देन यू फील ह्यूमिलेटेड, ठीक है। क्यों ह्यूमिलेटेड फील करोगे भाई, आप वो टीम ही तो है, आप ह्यूमिलेटेड क्यों फील कर रहे हो? इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि आप उस टीम की हार को अपनी ही हार मान रहे हो। स्पेक्टेटर्स टेक द डिफीट ऑफ दैट टीम एज पर्सनल इंसल्ट। ओके, एफरेंट मीन्स इंसल्ट। जब मैंने सॉल्यूशन को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ मे बी शायद एफरेंट्री का मुझे मीनिंग नहीं पता था, एफरेंट मीन्स इंसल्ट। मे बी व्हेन आई रेड द क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट the hidden message or the inference of this paragraph is basically to say that though teams are just a bunch of players who are playing a sport, but for spectators it's more than that. Spectators think that the reputation of their country is linked to the reputation of the team and their victory or their defeat, and their own reputation is also linked to the winning or the defeat of their respective teams. क्योंकि जब तक आपकी खुद की रेपुटेशन उसके साथ अटैच नहीं होगी तब तक कभी भी आप उतने सीरियसली उन इमोशंस को फील ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज यू फील व्हेन योर टीम स्टार्ट्स लूजिंग दैट इट्स नॉट द टीम दैट इज लूजिंग बट यू योरसेल्फ आर लूजिंग एंड यू फील ह्यूमिलेटेड, ठीक है। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करने पे आपको डी ऑप्शन पूरा जस्टिफाई हो जाएगा एंड देन यू रियलाइज दैट यस डी ऑप्शन इज द आंसर। ओके, so guys, that was how you can analyze an RC question. Okay, so I think ये समझ में आया होगा आपको। Okay, so before we end this session, guys, this is the batch that we are running right now. You can consider this batch complete booster batch for CAT 2024. So अगर आप अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहते हो, ठीक है, सो यू कैन कंसिडर दिस बैच। ओके, यू कैन लुक एट द डिटेल्स, डेली लाइव क्लासेस एंड वी हैव टॉपिक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस। ओके, सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू नीड, सेक्शनल टेस्ट एज वेल एज मॉक्स, everything would be provided in this. Then you have obviously quants booster batch, Udit sir, ठीक है, already all of you know him, ठीक है। DLR booster batch, okay, विजय सर ले रहे हैं DLR का बैच, एंड देन ऑब्वियसली यू हैव द VRC बैच। VRC बैच को आप कंसिडर कर सकते हो, VRC बैच इज ऑल्सो अवेलेबल एट अ डिस्काउंट, सो इफ यू take it right now, this is the price that you pay. Okay, you get 40 live sessions, 300 plus VA questions, 350 plus CAT level RC questions एंड टोटल आपको 1000 प्लस VRC questions मिलेंगे। और आपको इसमें मिल जाएंगे टॉपिक टेस्ट एज वेल एज योर सेक्शनल टेस्ट, राइट। सो 10 सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज 40 लाइव सेशंस। ओके, सो यस, यू कैन कंसिडर दीज बैचेस एंड टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल। So I will be seeing you in the next session. Bye bye. Take care. Good night.